good morning to all of you. Good morning, sir. Today we will discuss about the scientific method of acquiring knowledge. हम लोग पिछले टर्म पे चर्चा कर रहे थे कि जो साइंटिफिक मेथड है जिसको कि आप एडवांस और मॉडर्न मेथड के रूप में देखते हैं नॉलेज एक्वायरिंग का, तो उसके अंतर्गत हम किन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जो साइंटिफिक मेथड है उस साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत हम किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और डिफरेंट टाइप्स पे भी हमने आपसे चर्चा किया था कि कितने प्रकार से अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो एक बार रिव्यू करेंगे हम लोग कि कितने प्रकार के साइंटिफिक नॉलेज होते हैं, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। एक हमने आपको डेफिनेशन बताई थी या एक कैटेगराइजेशन बताया था जिसमें दो तरह से हम रिसर्च को कैटेगराइज करते हैं। एक रिसर्च है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और दूसरा है एम्पिरिकल रिसर्च। जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में या कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी बात जो सिद्धांत को डेवलप करे, जो किसी प्रिंसिपल को डेवलप करे, जिसके आधार पे कोई नियम, कोई सिद्धांत आप बनाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का कंस्ट्रक्शन इस कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है, जो रिलेटेड होता है किसी भी थियरी के डेवलपमेंट से और विभिन्न सिद्धांतों के बीच किस प्रकार से इंटर रिलेशंस हैं। जैसे हम बार बार आपसे बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की, या अगर आप एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो जो थॉर्नडाइक ने लर्निंग की थियरीज दी, वो लर्निंग की थियरीज आपस में लर्निंग से संबंधित या रेसिटेशन से संबंधित या मेमोरी से संबंधित कैसे इंटर रिलेटेड हैं, इन सारे विषय वस्तुओं पर जो बात करने वाली रिसर्च है वो है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जैसे आप किसी भी फिलोसॉफिकल थिंकर्स के बारे में सोचते हैं, जो दार्शनिक हैं, जिन दार्शनिकों ने अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं कि किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आप तमाम लोगों को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, इंडियन फिलोसोफर्स में आप गांधी जी को पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, टैगोर को पढ़ते हैं। तो दीज आर द फिलोसॉफिकल थिंकर्स, और इनकी जो दर्शन है, इस दर्शन के आधार पे शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो तमाम अपनी बातें इस पे रखते हैं। तो कहने का इंसार में आप कह सकते हैं कि जब किसी सिद्धांत का विकास करना हो, जब किसी प्रिंसिपल को हमको डेवलप करना हो, तो उसके लिए जो रिसर्चेज की जाती हैं, जो क्वेस्ट ऑफ नॉलेज है, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के फ्रेमवर्क में आता है। जबकि जो इंपिरिकल रिसर्च है, इंपिरिकल रिसर्च जहां पर कॉन्सेप्चुअल रिसर्च आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात करता है, वहां पर इंपिरिकल रिसर्च किसी भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। अर्थात जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चीज आपको दिखाई, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो बातें चल रही हैं, वो आइडियाज चल रही हैं। उन आइडियाज के आधार पे आप किसी प्रिंसिपल्स को जन्म देते हैं। लेकिन इंपिरिकल रिसर्चेज क्या है? इंपिरिकल रिसर्चेज को आप देख करके उसके सिद्धांतों को बनाते हैं। जैसे हमने आपको बात किया था कि जब बेंजीन के रिंग को, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है बेंजीन, और उस बेंजीन के रिंग को जब जब कई जो एक तरह से कह लीजिए जो थे केमिस्ट, उनने इसके स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की कि आखिर बेंजीन का रिंग होता कैसा है, कैसे वो स्टेबल कंपाउंड की तरीके है, ये हाईली अनस्टेबल कैसे है। तो इसके बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कभी ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ रहता है, कभी ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहता है, ये डबल बॉन्ड कभी है। तो इसके लिए जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की अगर बात करेंगे तो केकुले को वो स्ट्रक्चर उनकी कल्पना शक्ति में आई और उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सिद्धांत बेंजीन केरिंग के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बता रहे हैं। जबकि इंपिरिकल रिसर्चेज जो होंगी वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगी। वो किसी न किसी अवलोकन पे जो चीज दिखाई देगा, उस पे बेस्ड जब आप किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो वो इंपिरिकल रिसर्च का पार्ट हो।
इसमें आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी क्वालिटी को या किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपने फीट से या मीटर से आपने किसी दूरी को मापा है, या किसी की हाइट मापा है, या आप ये कहें कि आपने आईक्यू को मेजरमेंट करने के लिए भाटिया बैटरी टेस्ट या जलोटा का टेस्ट यूज किया है। तो ये जो टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, इसको आप मापेंगे, कुछ मान देंगे। आप इसको माप करके एक निश्चित मेजरमेंट करके उसकी क्वांटिटी को बताएंगे, तो यहां पर मेजरमेंट बेस्ड है। और जब आप इसको मेजर करेंगे, कुछ डाटा आपके समक्ष होगा, कुछ आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी। उस डाटा को कलेक्ट करने के पश्चात कई लोगों को उसमें आप शामिल करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि हमको अभिवृत्ति मापनी है कि आजकल जो, मान लीजिए अगर ऑनलाइन एजुकेशन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति या जो वर्क फ्रॉम होम से आप घर पे एजुकेशन आपको मिल रहा है, तो इसमें लोगों के एटीट्यूड क्या है, लर्नर्स के क्या एटीट्यूड हैं। तो आपको कई विद्यार्थियों के व्यूज लेने पड़ेंगे, माँ बाप के क्या व्यूज हैं, तो इसके लिए कई पेरेंट्स के आपको व्यूज लेने पड़ेंगे, टीचर्स के क्या व्यूज हैं, तो कई टीचर्स को आपको सम्मिलित करना पड़ेगा, तब जाकर के आप डाटा को गैदर करेंगे। अर्थात इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे, आप अकेले केवल आपका विचार नहीं है, यहाँ तो किसी फिलोसोफिकल थिंकर का विचार है, उसमें किसी अन्य से किसी प्रकार की सहायता नहीं ली गई है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल को आप इन्वॉल्व करेंगे, उनसे कुछ डाटा इकट्ठा करेंगे, कुछ आंकड़े इकट्ठा करेंगे, और उन आंकड़ों की आप सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद तब किसी सिद्धांत को आप प्रपोज करेंगे। तो बेसिक अगर आप डिफरेंस की बात कीजिए, तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च किसी नए सिद्धांत को, किसी नए प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज किसी के विचार में आए, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का पार्ट होगा। लेकिन एम्पिरिकल रिसर्च में जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स विकसित होंगे, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे, जिनसे आप डाटा इकट्ठा करके उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, और उस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पर आप किसी सिद्धांत को आप जन्म देंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च को आप फर्दर दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको आप प्रयोगात्मक अनुसंधान और अप्रयोगात्मक अनुसंधान कह सकते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत लेबोरेटरी या फील्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है, विद इन द लेबोरेटरी, अर्थात प्रयोगशाला के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर जो दशाएं होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो कंट्रोल्ड होती हैं, नियंत्रित होती हैं। अनुसंधानकर्ता लेबोरेटरी की कंडीशंस को नियंत्रित करता है, मैनिपुलेशन करके विभिन्न, जैसे अगर आप केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जाइए, फिजिक्स के लेबोरेटरी में जाइए, तो आप कहते हैं कि दाब ताप को नियत करते हैं आप। आपको किसी चीज को गर्म करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप नीचे से फ्लेम लगा करके ऊपर थर्मामीटर डालते हैं, और थर्मामीटर डालने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी चीज को गर्म करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, वैसे उसको आप फ्लेम को धीमा करते हैं। तो ये तो कंडीशन है लेबोरेटरी कंडीशन की। ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, लेबोरेटरी के अंदर जो अनुसंधान करता होता है, वो विभिन्न प्रकार के जो जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और जब किन्हीं चरों की दशाओं को लेबोरेटरी में नियंत्रित करे, तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जब किन्हीं चर या दशाओं को फील्ड में, जो रियल फील्ड है, रियल फील्ड में अगर नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आता है। हेलो, यस सर, आपकी वॉइस आ रही आवाज आ रही है? है। यस सर। हेलो जी। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी कंडीशन और फील्ड एक्सपेरिमेंट में आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वो या तो विद इन द लेबोरेटरी कंडक्ट होगी, या आउटसाइड लेबोरेटरी फील्ड में वो कंडक्ट होगी। तो उसके आधार पे आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या फील्ड एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। उसी तरह से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को दो तरह से और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिनको आप प्योर एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। प्योर एक्सपेरिमेंट वो है जहां पर सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, उन सारे बाह्य कारकों को आप नियंत्रित कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने का कारक, एक फ्लेम भी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है,
और यदि इन्वायरमेंट वहां का मौसम कैसा है, मौसम के आधार पे भी लेबोरेटरी की कंडीशन डिपेंड करती है। तो आपने जब टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को नियंत्रित कर दिया तो वो प्योर एक्सपेरिमेंट होगा। अर्थात किसी एक चर पे दूसरे चर का जो प्रभाव पड़ रहा है, केवल उसी चर का प्रभाव पड़े, बाकी सारे प्रभाव डालने वाले कारकों को आप जब नियंत्रित कर देते हैं तो वो आपका प्योर एक्सपेरिमेंट कहलाता है, या विशुद्ध प्रयोग आप कह सकते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंट में सारे चरों को या सारे बाह्य कारकों को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। कुछ को तो आप नियंत्रित कर पाते हैं, कुछ को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को आप क्वासी एक्सपेरिमेंट कहते हैं, या अर्ध प्रयोग के श्रेणी में उसको आप रखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो तरह से भी हो सकते हैं, प्योर या क्वासी। और जब एक्सपेरिमेंट को आप किसी एक व्यक्ति पे कंडक्ट करते हैं तो वो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट होता है, और जब आप उसी एक्सपेरिमेंट को कई लोगों के ऊपर, कई समूहों में व्यक्तियों के ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो आपका ग्रुप एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे आप किसी एक विद्यार्थी की, मान लीजिए हम बार बार आपको एग्जाम्पल देते हैं कि मेमोरी पर योगा का प्रभाव। तो जब किसी एक विद्यार्थी की मेमोरी को आपने टेस्ट किया, उसको योग कराया, फिर उसका रीटेस्ट किया, फिर आपने देखा कि क्या उसकी मेमोरी की जो मापन है वो ज्यादा बढ़ करके आ रहा है, तो ये इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है। जब आपने किसी कक्षा के विद्यार्थियों को ले लिया, मान लीजिए सेक्शन ए और सेक्शन बी लिया क्लास 8th की, और सेक्शन ए को आपने योग कराया, सेक्शन बी को आपने योग नहीं कराया, उस कंडीशन में जो ग्रुप्स बनते हैं, ये एक सेक्शन में कई विद्यार्थी हैं, एक ग्रुप है, एक समूह है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को आप ग्रुप एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंडक्टेड अंडर द controlled situation. It may be purely controlled or it may be quasi controlled. It may be controlled within the laboratory or it may be controlled outside the laboratory. It may be controlled on any one individual or it may be controlled for the group of individuals. तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझ सकते हैं। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यहां पर आप किसी प्रकार की नियंत्रित दशाएं नहीं बना सकते। जो इस प्रकार के अनुसंधान होते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यहाँ पर आपकी जो अनुसंधान की जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बाह्य कारकों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने इसको अप्रयोगात्मक अनुसंधान कहा है। और इसके अंतर्गत सर्वेक्षण अनुसंधान, जब आप सर्वे करते हैं वास्तविक स्थिति को पता करने के लिए, फील्ड रिसर्च, वास्तविक स्थिति में जाकर के बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी नियंत्रण के जब आप फील्ड में, क्षेत्र में जाकर के कोई अनुसंधान करते हैं, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल है। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसमें घटना के घटित हो जाने के बाद घटना के कारकों को आप स्टडी करते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए आपने जो बीए बीएड बीएससी बीएड के विद्यार्थी हैं और उनको 4 साल तक आपने पढ़ाया, कोई एक मान लीजिए योग ही कराया, और योग कराने के बाद आप उनके रिजल्ट को देख रहे हैं कि स्मृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये एक क्वासी, एक तरह से कह सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, जहां पर घटना घटित होने के बाद उस घटना के विभिन्न कारकों की आप स्टडी करते हैं कि किसके कारण से ऐसी घटना घटित हुई है। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आप 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं: सर्वे रिसर्च, फील्ड रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके अलावा रिसर्च को आप 3 कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। इट मे बी प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। इस पर हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। जो प्योर रिसर्च है, जिसको आप मूलभूत अनुसंधान कहते हैं या आधारभूत अनुसंधान कहते हैं, जिसको फंडामेंटल, बेसिक इस नाम से जाना जाता है। फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं, बेसिक रिसर्च भी कह सकते हैं, प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि नॉलेज को जनरेट करना या सैद्धांतिक ज्ञान का विकास करना। और यहां पर जो थीम होती है वो है नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। आप यहां पर ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, केवल इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होता है। और यहाँ पे किसी सिद्धांत का विकास होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर
बिल्डअप होता है, कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल आप बनाते हैं, तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज कहलाता है। एंड इन्वेस्टिगेट द साइंटिफिक ट्रुथ, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। और यहां पर आप जो भी सैद्धांतिक ज्ञान या जो आपके कोई ऐसे प्रिंसिपल्स जिस पे कोई सिद्धांत आप विकसित करते हैं, वो सिद्धांत को विकसित करने का काम आप इसके अंतर्गत करते हैं। तो जो आपका प्योर रिसर्च है, प्योर रिसर्च का पूरा जो ध्यान है वो किसी सिद्धांत को विकसित करने के ऊपर है कि आप सिद्धांत कैसे विकसित करेंगे, कोई भी नियम कैसे बनाएंगे, या वास्तव में वैज्ञानिक सत्य क्या है, उस चीज का अन्वेषण करना, उस चीज को खोजना प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है। और इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे प्योर रिसर्च में हम आपको बार बार एग्जांपल देते हैं, आपने कहा कि V इज इक्वल टू IR। आपने एक सिद्धांत, आप ये समझ लीजिए कि आपने फिजिक्स में एक सिद्धांत विकसित किया, वो प्योर फंडामेंटल रिसर्च का एक पार्ट है, V इज इक्वल टू I इंटू R, जहां पर V विभवांतर है और I धारा है या करंट है और R एक प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है। जहां कहीं भी धारा और रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ पर विभवांतर होगा और कोई प्रतिरोध होगा, वहां पे धारा उत्पन्न होगी। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये एक प्योर फंडामेंटल पार्ट है, जिस फंडामेंटल पार्ट में आप ये कहते हैं कि ये वर्तमान से इसका कोई संबंध नहीं है, ये पहले भी ऐसे था, अभी भी है, भूत में भी ऐसे ही होगा, भविष्य में भी ऐसे ही होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका प्योर या फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है, या मूलभूत सिद्धांत आपने विकसित किया, और इसी मूलभूत सिद्धांत पे विकसित जब इसका आप यूटिलाइज करते हैं, इस बेसिक प्रिंसिपल का आपने प्रयोग किया और आपने इसकी यूटिलाइज किया, और यूटिलाइज करने के बाद आपने पंखे बना दिए, एसी बना दी, रूम हीटर बना दिए, लाइट बना दिया, है ना, टीवी चलाने लगे, म्यूजिक सिस्टम चला रहे हैं, ये सारे जो ये बेसिक बेसिक रिसर्च का पार्ट है ये। लेकिन आपने उसकी जब यूटिलाइजेशन किया, जब उसका उपयोग किया, तो वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। और उपयोग आपने क्यों किया? ताकि आप अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आप अंधेरे में हैं, लाइट बना सकें। आप गर्मी में हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को ठंडा बना सकें। आप ठंड में हैं, अपने एनवायरनमेंट को गर्म बना सकें। ये सारी यूटिलिटेरियन जो यूजेज करी आपने प्योर रिसर्च की या विशुद्ध अनुसंधान की, इसका प्रयोग आपने अप्लाइड रिसर्च में किया है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इमीडिएट यूज आपने किया है। आपने तुरंत से जो सिद्धांत पहले विकसित किए जा चुके थे फंडामेंटल रिसर्च के, उसका प्रयोग करके आपने अपने अभी जो तात्कालिक समस्या आपकी उपलब्ध हो रही थी, जो इमीडिएट यूज आपने कर लिया उस बेसिक प्रिंसिपल का, वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। और आपने अपने प्रेजेंट टाइम के सॉल्यूशंस ढूंढ लिए, अभी के जो प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपने ढूंढ लिए। तो ये जो जो प्योर रिसर्च के सिद्धांत या प्योर रिसर्च के साइंटिफिक ट्रूथ्स या प्रिंसिपल्स का यूज जब आपने अपने डेली लाइफ सिचुएशन में, डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया, तो वो अप्लाइड रिसर्च है। ऐसे ही जो एक्शन रिसर्च होता है, वो कुछ लोग इसको रिसर्च की श्रेणी में नहीं भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको रिसर्च की श्रेणी में रखते हैं। तो चूंकि नाम रिसर्च का, इसलिए हम इसको रिसर्च की श्रेणी से थोड़ा कैटेगराइज करने की काम करेंगे। जब आप किसी स्थानीय समस्या और किसी तात्कालिक समस्या का जब आप हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई एक तात्कालिक समस्या है, कोई आपका स्थानीय समस्या है, जो किसी एक क्षेत्र विशेष से, किसी कक्ष से रिलेटेड, किसी स्कूल से संबंधित या किसी लोकल बॉडी से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, उसकी समस्या को जब आप हल करने की कोशिश करते हैं और वो केवल उसका तात्कालिक समाधान होता है। ऐसा नहीं कि इस समस्या का आपने समाधान ढूँढ लिया तो हर जगह वही उसका प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके उसी तात्कालिक और उसी जगह की समस्या से संबंधित होती है। और जब इस प्रकार के रिसर्चेज की आप बात करते हैं, जहाँ पर तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं को हल करते हैं, तो वो एक्शन रिसर्च होता है और कुछ लोग इसको रिसर्च की श्रेणी में नहीं भी मानते। ठीक है, लेकिन चूंकि रिसर्च शब्द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको बात करना जरूरी है। तो 3 तरह से आप इसको कह सकते हैं, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अर्थात
मूलभूत अनुसंधान, अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। ये 3 तरह से आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। फर्दर आप अगर कैटेगराइज करना चाहें, ठीक है, देखिए कई तरह से अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने इस रिसर्च को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। तो नाम हमें पता होना चाहिए कि किस नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत किसने किस तरह से उसको कैटेगराइज किया है, या किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, तो नाम हमें पता होना चाहिए। आप रिसर्च को 3 और श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसको आप हिंदी में वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसको आप अभी आपने देखा, जिसमें आप बात करते हैं कंट्रोल सिचुएशन की, प्रयोगात्मक अनुसंधान। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो बताता है व्हाट वाज, क्या था, भूत में क्या था, भूत में कौन सी घटनाएं घटित हुई, भूत में किस प्रकार के औजार थे, भूत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। आज से 500 साल पहले, आज से 200 साल पहले, आज से 1000 साल पहले लोग कैसे लिखते पढ़ते थे, या लिखते पढ़ते थे भी कि नहीं। तो जब भूत की किसी चीज को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, हिस्ट्री में जाके अपने कालक्रम से पीछे की समय जाकर के जब आप उस चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उस प्रकार के रिसर्च को आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। और एंड इट वाज रिलेटेड विथ व्हाट वाज, क्या था से इसका संबंध होता है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, जितने भी ऐतिहासिक घटनाक्रम घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन प्रस्तुत करना हिस्टोरिकल रिसर्च की विषय वस्तु है। आप पढ़ते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, आप कहते हैं उपनयन संस्कार, आप कहते हैं समावर्तन संस्कार, आप कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ये जो बातें आपकी हैं, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, या आप ये कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि ये सारी चीजें पास्ट की हैं, भूत की हैं, बीत चुकी हैं। और इनके बारे में जब आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं कि उस समय शिक्षक कैसे थे, विद्यार्थियों के बीच कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता था, कितने साधन थे उपलब्ध हमारे पास पढ़ने लिखने के, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, इन सारे प्रश्नों का रिलेटेड जो रिलेशन है वो हिस्टोरिकल रिसर्च से संबंधित है, या ऐतिहासिक अनुसंधान से संबंधित। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसका सीधा संबंध क्या है से है, व्हाट इज, अभी क्या है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या था, पहले क्या था, आज से 500 साल पहले शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताता है, वर्णन करता है क्या है, ये वर्तमान की स्थिति को बताता है कि अभी क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, या अभी की स्थिति में शिक्षा की व्यवस्था। आप ये कहें कि जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है और जो ट्रेडिशनल में आप ऑफलाइन एजुकेशन हो रहा था, दोनों के बीच किस प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं। तो ये सारे प्रश्न हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देता है, वर्णनात्मक अनुसंधान देता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सीधा संबंध वर्तमान की स्थिति से है, वर्तमान स्तर से है, वर्तमान संबंधों से जब हम कोई बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये बताता है कि क्या होगा, व्हाट विल बी। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या था, भूत में क्या था। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णन करता है वर्तमान की स्थिति की। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब आपने कंट्रोल दशा में, नियंत्रित स्थिति में कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पे आपने बताया कि ऐसा है और ऐसा ऐसा चीजें रहेंगी, तो इस प्रकार के परिणाम आएंगे। मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया और आपने देखा कि योग कराने से विद्यार्थियों की स्मृति बढ़ती है, तो ये आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप भविष्य कथन कह सकते हैं कि ऐसी नियंत्रित दशाएं होंगी जिसमें विद्यार्थियों को जब योग कराया जाएगा तो उनकी स्मृति बढ़ के आएगी। ये आपने प्रिडिक्ट किया, भविष्य कथन किया, अर्थात क्या होगा के बारे में आपने बताया है। तो आप कहते हैं कि कंट्रोल सिचुएशन एंड काज एंड इफेक्ट। आप नियंत्रित दशाओं में इसको कंडक्ट करते हैं और बताते हैं कि भविष्य में क्या होगा, अर्थात किसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, कौन सा चर किस चर को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है,
इसके बारे में स्थिति हमको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से पता चलती है, हमको प्रयोगात्मक अनुसंधान बताती है व्हाट विल बी, क्या होगा। इसके इतर कल भी आपसे चर्चा हुई थी क्रॉनबेक एडवर्ड की, किसी ने पूछा था कि क्या डिफरेंस है हमारे अप्लाइड और क्रिटिकल रिसर्च में। 4 तरह से एडवर्ड ने और क्रॉनबेक ने 4 तरह से एजुकेशनल रिसर्च को या रिसर्च को 4 तरह से कैटेगराइज़ किया है। एक वो कहते हैं सर्वे रिसर्च, जो अभी आप नाम सुन ही चुके हैं। दूसरा कहते हैं टेक्निक रिसर्च, तीसरा है अप्लाइड रिसर्च, चौथा है क्रिटिकल रिसर्च। जो सर्वे रिसर्च है, सर्वे रिसर्च का जो प्राइमरी कंसर्न है, ये किसी भी चीज़, किसी भी जनरल प्रॉब्लम है, कोई भी जो सामान्य समस्या है, उस सामान्य समस्या को समझने के लिए जो प्रथम कदम आप उठाते हैं, समझ लीजिए। जैसे आपको अपने घर से विश्वविद्यालय आना है, तो अपने घर से विश्वविद्यालय आने के लिए जो पहला कदम आपने बढ़ाया, वो सर्वे रिसर्च के सब तरह समझ सकते हैं। आप अपने किसी सामान्य समस्या से संबंधित या अपने सामान्य समस्या को समझने के लिए जो प्रथम कदम आप उठाते हैं, उसका संबंध सर्वे रिसर्च से है। आप ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स को किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये जो एक सामान्य समस्या हो सकता है, कोई टेक्निकल फ्रेंडली ना हो, जैसे अभी किसी का फोन आया कि हम कैसे क्लास में जुड़े, तो यदि आप अगर इस क्लास से नहीं जुड़े होंगे, नहीं जानते होंगे कभी अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जुड़ना, तो एक सामान्य सी समस्या है जो सभी के समक्ष आने वाली है। तो इस जनरल प्रॉब्लम को समझने के लिए आप जो पहले सर्वे करते हैं, जो पहले सर्वेक्षण करते हैं, वो सर्वे रिसर्च का भाग होता है। मतलब इन प्राइमरी फेज टू अंडरस्टैंड जनरल, किसी भी सामान्य समस्या की जो प्रथम दृष्टया, कह लीजिए आप, प्रथम दृष्टया जो समझ उत्पन्न करने वाली होती है, वो हमारा सर्वे रिसर्च बताता है, जिसमें आप सर्वेक्षण करते हैं, लोगों से ओपिनियन, लोगों से मत लेते हैं। दूसरा है टेक्निक रिसर्च, और टेक्निक रिसर्च का जो मुख्य भाग है, इट इज टू डेवलप एनी टेक्निक टू स्टडी। किसी चीज का अध्ययन करने के लिए जब कोई एक तकनीक आप विकसित करते हैं, जो पहले कभी नहीं होती है, वो पहले कभी, आप जैसे आज की डेट में आप ये कहें कि आप सब लोगों ने टीचिंग स्किल पढ़ी होगी, और टीचिंग स्किल जब आपने पढ़ी, तो टीचिंग स्किल में आप तमाम तरह के ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, इलस्ट्रेशन स्किल, रिइंफोर्समेंट स्किल, बहुत सारे स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो वो तो फेस टू फेस मोड में तो ठीक है, वहां पे तो आप उनको स्किल को जज कर सकते हैं, वहां तो टेक्निक विकसित है कि 6-6 मिनट के लिए आपको उनके देना है, माइक्रो टीचिंग की साइकिल चलनी है। लेकिन जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाना होगा, तो क्या वो सारे स्किल्स यहाँ पर काम करेंगे? जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होंगे, जहां पर आपका विद्यार्थी आपके समक्ष सामने नहीं है, उस स्थिति में आपको कैसे अपने, कौन कौन सी स्किल आपके अंतर्गत होनी चाहिए, तो जब इसके लिए आपने कोई कोई टेक्निक विकसित की, तो वो टेक्निक रिसर्च के अंतर्गत आएगी। जैसे कि पहले एटीट्यूड स्केल को मेजर करने के लिए कोई भी स्केल नहीं था। आप थर्स्टन के पहले या लिकर्ट और गटमैन के पहले कोई भी ऐसा स्केल नहीं था जिसके आधार पे आप किसी की एटीट्यूड को या अभिवृत्ति को माप सके। सबसे पहले इन लोगों ने, थर्स्टन ने एक अलग प्रकार का स्केल डेवलप किया, लिकर्ट का स्केल उनसे थोड़ा डिफरेंट है, गटमैन का स्केल उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो जब इस प्रकार के स्केल्स की आप बात करते हैं, जहां पर एटीट्यूड को मेजर करने का, या जहां पर आपके जो अभिवृत्तियां हैं, उन अभिवृत्तियों को मेजर करने के लिए जब आप किसी टेक्निक को विकसित करते हैं, तो वो पार्ट आपका टेक्निकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। उसको आप टेक्निकल रिसर्च की श्रेणी में कहते हैं कि वो हमारा तकनीकी अनुसंधान है। आपने कोई एक तकनीक विकसित कर दी, जिस तकनीक के आधार पे आप उसके जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को आप मेजर कर रहे हैं। जैसे इसके पहले अभिवृत्ति को मेजर करने की कोई टेक्निक नहीं थी, लेकिन थर्स्टन ने सबसे पहले टेक्निक विकसित की, लिकर्ट में टेक्निक विकसित की। ये सारे टेक्निक्स एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। जब आप डाटा एनालिसिस में पढ़ेंगे, कोई अगर अपने डिजर्टेशन में स्केल बनाएगा, तो ये सारे इनको पढ़ना चाहिए। थर्स्टन की स्केल कैसे बनती है, लिकर्ट ने किस तरह से स्केल बनाने की बात कही है, और गटमैन ने स्केल बनाने की किस प्रकार की टेक्निक बताई है। ये तीनों टेक्निक्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस और अपनी अपनी उनकी विशेषताएं।
तो थर्स्टन, लीकर्ट और गटमैन की स्केल को आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जब आपने कोई टेक्निक विकसित करी, जिसे हम कहें कि आप टीचर एजुकेशन से संबंधित हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए कौन-कौन सी स्किल टीचर में होने चाहिए, वो सारी विकसित कर आपने बताया, तो वो आपका टेक्निक रिसर्च कहलाता है। तीसरा है अप्लाइड रिसर्च, आप डिटेल में जानते हैं, अभी अब इस पे चर्चा हो चुकी है। टू स्टडी द डेली लाइफ प्रॉब्लम एंड इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। जब आप औद्योगिकरण में कम रिसोर्सेज में अधिकतम उत्पादन की बात करते हैं, तो वहां पर आप बेसिक प्रिंसिपल्स या जो प्योर फंडामेंटल रिसर्च के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करके जब आप प्रॉब्लम्स को, इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। चौथा, एडवर्ड और क्रॉनबैक ने बताया कि वो है क्रिटिकल रिसर्च, एंड क्रिटिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल्स। जब कोई पूर्व स्थापित सत्य, कोई पूर्व स्थापित सिद्धांत, कोई पूर्व स्थापित नियम की जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करने का मतलब केवल उसके दोष निकालना नहीं है, जब आप उसके गुण दोषों पे बराबर रूप से दृष्टिपात करते हैं, तो वो आपका क्रिटिकल रिसर्च कहलाता है। ताकि आप ये जान सकें, ये परीक्षण कर सकें कि जो पहले हाइपोथेसिस या पहले जो परिकल्पना बनाई गई, जो स्टेब्लिश की गई, वो परिकल्पना कहां तक सही है, किस हद तक वो अपने सिद्धांतों को फुलफिल कर रही है। इन चीजों को जानना क्रिटिकल रिसर्च या समालोचनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत एडवर्ड और क्रॉनबैक ने क्लासिफाई किया है। इसके अलावा एक फेमस एजुकेशनिस्ट है कर्लिंगर, और कर्लिंगर ने भी एजुकेशनल रिसर्च को कह लीजिए या रिसर्च को कह लीजिए 5 तरह से कैटेगराइज किया है। एक को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, तीसरा फील्ड एक्सपेरिमेंट, चौथा फील्ड स्टडी, और पांचवा उन्होंने सर्वे की तरह क्लासिफाई किया है। जो कर्लिंगर का अगर आप बुक देखें तो उस बुक में उन्होंने 5 तरह के अनुसंधानों की चर्चा की है। पहले प्रकार के अनुसंधान को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरे प्रकार का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, तीसरे प्रकार का अनुसंधान फील्ड एक्सपेरिमेंट, चौथे प्रकार का अनुसंधान फील्ड स्टडी, और पांचवें प्रकार का जो अनुसंधान है वो कहते हैं सर्वे। क्या है एक्सपोस्ट फैक्टो? एक्सपोस्ट फैक्टो जो है सर्चिंग फैक्टर्स काजिंग एनी इंसिडेंट। जैसे पीछे हमने आपसे बात करी कि कोई घटना घटित हो गई और उस घटना के घटित होने के पीछे क्या कारक थे, उन चीजों को सर्च करना। जैसे एक व्यावहारिक समस्या आप लीजिए, मान लीजिए कोई एक रोड है, कोई एक मार्ग है, और उस मार्ग पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, है ना। उस पर ट्रक भी गुजरती है, मोटरसाइकिल भी जाता है, सभी प्रकार के वाहन जाते हैं, और उस रोड पे खूब ढेर सारी एक्सीडेंट होते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि वहां भूत रहता है, और वो भूत एक दूसरे की गाड़ी को भिड़ा देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च इन सारे बातों को खारिज करता है, वो वैज्ञानिकता पे बात करता है। वो इससे संबंधित एक्स पोस्ट फैक्टो, मान लीजिए अगर वहां एक्सीडेंट ज्यादा होता है तो उन सारे एक्सीडेंट्स के होने के कारकों के बारे में वो पता करेगा। क्या पता करेगा? रोड की बनावट के बारे में पता करेगा कि रोड का कहीं गड्ढा तो नहीं है, या रोड कहीं खराब तो नहीं है, या उस क्षेत्र के इन्वायरमेंट के वेदर के बारे में पता करेगा, वहां बहुत ज्यादा कोहरा तो नहीं रहता, या कोई अंधा मोड़ तो नहीं है कि जिस मोड़ से आते समय उधर से वाहन दिखाई नहीं देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उस रोड पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सकरा रोड है और ट्रक वाला उधर से आता है, सामने से कोई बाइक वाला आता है, या दो बाइक वाले साथ साथ चल रहे हैं तो उनको बचाने के चक्कर में, बाइक वालों को बचाने के चक्कर में वो ट्रक वाला कहीं खाई में या दूसरे रोड से पटरी से उतर जाता है, वहां पे एक्सीडेंट काज करता है। या उस रोड पे चलने वाले जो आम लोग हैं वो ड्रिंक करके चलाते हैं, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। या कितने एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्रेक के फेल हो जाने की वजह से होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि घटना तो हो चुकी, एक्सीडेंट उस पर्टिकुलर स्थान पर हो चुका। अब उस पर्टिकुलर स्थान पर घटना घटित होने के या एक्सीडेंट होने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, इन सारे चीजों को आप सर्च करते हैं। कोई अगर मृत पाया गया वहां पर एक्सीडेंट में, तो उसके ब्लड की टेस्ट करेंगे कि उसकी ब्लड में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी,
या उसके गाड़ी की चेक करेंगे कि गाड़ी का ब्रेक कैसा था, तेल था कि नहीं, रोड की माप लेंगे, रोड के मतलब बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंसिडेंट काज होने के बाद उसके फैक्टर्स को ढूंढना एक्सपोस्ट फैक्टरों का विषय वस्तु, पर यहाँ पर कोई भी नियंत्रित दशा आप नहीं बना सकते। जैसे कोई किसी से कहिए कि ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया और आप ये देखना चाहते हैं कि कैंसर होने के कौन कौन से प्रभाव व्यक्ति के शरीर में होते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कौन कौन से उसके नकारात्मक और कौन कौन से सकारात्मक, सकारात्मक तो नहीं कह सकते, लेकिन कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के शरीर में होता है। अब इस चीज की स्टडी करने के लिए आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि किसी को पहले कैंसर काज कराइए, उसको किसी तरह उसको पहले कहिए कि पहले इसको कैंसर हो जाए, फिर हम स्टडी करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कैंसर काज कराएंगे। यहां पर आपको उसी को लेना होगा जिसको ऑलरेडी कैंसर हुआ होगा, या ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कह सकते हैं। तो यहां पर कोई कंट्रोल सिचुएशन बनाना मुश्किल होता है। एक नियंत्रित स्थिति बनाना, आप एक्सीडेंट करा के नहीं देख सकते कि एक्सीडेंट कराया जाए फिर देखा जाए कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो एक्सपोस्ट फैक्टरों का हमेशा जो संबंध होता है वो इंसिडेंट के काज होने के बाद उसके फैक्टर्स को ढूंढने से होता है। हेलो, ये हेलो। यस सर। आ रही है? ठीक है। ये तो एक्सपोस्ट फैक्टरों का जो संबंध है वो एक्सपोस्ट फैक्टरों का संबंध पूर्णतया घटना घटित हो जाने के बाद उस घटना के घटित होने के कारकों को ढूंढना, सर्च करने से संबंधित होता है। दूसरा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जहां एक्सपोस्ट फैक्टो कंट्रोल सिचुएशन में नहीं होता। वहां पर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट काज और इफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढता है, लेकिन कब? जब एक नियंत्रित दशा होगी। देखिए, काज एंड इफेक्ट, यहां भी काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब इंसिडेंट हो चुका है। आफ्टर द इंसिडेंट, घटना घटित होने के बाद कारकों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहां पे भी आप काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कब? इन कंट्रोल सिचुएशन ऑफ लेबोरेटरी। आप काज करा रहे हैं, दशाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, आपके हाथ में है मैनिपुलेशन करना। आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, यहाँ पर आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे घटना हो चुकी, यहाँ पे आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप ऐसी दशाएं बना रहे हैं जिसकी वजह से आप कंट्रोल सिचुएशन, नियंत्रित स्थितियां बना सके। तीसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसको कर्निंगर ने कहा कि स्टडी इन रियल सिचुएशन। यहां पर कंट्रोल सिचुएशन है, यहाँ पर क्या है कि आपने नियंत्रित दशाएं बनाई हैं विद इन द लेबोरेटरी। जो चाहे आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते। वास्तविक स्थिति में, जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति में यदि आप कोई प्रयोग करते हैं तो वो आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यहां पर जो नियंत्रण होगा, जाहिर सी बात है कि रियल सिचुएशन में आप सब चीजों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तो लेस कंट्रोल देन लेबोरेटरी स्टडी। लेबोरेटरी में आप सभी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, ज्यादातर चीजें आपके हाथ में है, उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन रियल सिचुएशन में, वास्तविक स्थिति में सभी चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, कुछ चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नियंत्रण होता है वो अपेक्षाकृत लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के कम होता है, इसलिए ये थोड़ा रियल सिचुएशन की तरफ काज करता है। नेक्स्ट है फील्ड स्टडी। एंड फील्ड स्टडी क्या है? स्टडी ऑन डिटरमाइंड ग्रुप आर कम्युनिटी। जब आपने किसी समूह को या किसी समुदाय को निर्धारित कर दिया कि हम इसी पर स्टडी करेंगे, जैसे किसी, मान लीजिए आपने कहा कि हम किसी जनजाति के ऊपर स्टडी करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी, मान लीजिए बैगा जनजाति है। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो आम लोगों से नहीं घुलती मिलती, वो अपने में ही अपनी सारी स्थितियों को अपने में ही कंट्रोल करती हैं, वहीं पे करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इस तरह की स्टडी करते हैं जिसमें कोई डिटरमाइंड ग्रुप हो, पहले से निर्धारित कोई समूह है, कोई पहले से निर्धारित कोई समुदाय है, जब उस पर स्टडी करते हैं तो आपका फील्ड स्टडी, उसको कर्लिंगर ने कहा है। और यहां पर देखते हैं कि कोरिलेशनल इन नेचर, प्राकृतिक रूप से उनका संबंध किस प्रकार से है। किसी समुदाय का, किसी समूह का जो प्राकृतिक समुदाय के साथ किस प्रकार से उनके रिलेशनशिप्स हैं,
वो कर्लिंगर ने फील्ड स्टडी के नाम से पुकारा है। फील्ड एक्सपेरिमेंट दूसरा है। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? फील्ड एक्सपेरिमेंट रियल सिचुएशन में कुछ नियंत्रित दशाओं के साथ की गई स्टडी है, किया गया अनुसंधान है। जबकि फील्ड स्टडी कुछ निश्चित समूह के ऊपर, कुछ निश्चित लोगों के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर किया गया अध्ययन है, जो प्रकृति के साथ उसके कोरिलेशन को, उसके सहसंबंधों को ढूंढने की कोशिश करता है। और पांचवा कर्लिंगर ने बताया है सर्वे। आप जानते ही हैं, ये सफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड मोर एक्सपेंडेड है। बहुत बृहद क्षेत्रों तक आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, जितना चाहे उतना तक जा सकते हैं। जैसे आप सर्वेक्षण करते हैं, किसी विद्यार्थी के ऊपर करना है तो विद्यार्थी आपके अपने विश्वविद्यालय का भी हो सकता है, सागर के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों का हो सकता है, या फिर सागर कमिश्नरी में जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का हो सकता है, या फिर पूरे मध्य प्रदेश का हो सकता है, या फिर पूरे भारत का हो सकता है, पूरे नॉर्थ इंडिया का हो सकता है, पूरे इंडिया का हो सकता है, पूरे एशिया का। ऐसे करते करते आप चाहे तो सर्वेक्षण का बहुत ब्रॉड और फ्लेक्सिबल वे में उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और यह इसका जो फॉर्म होता है वो प्राइमरी होता है। हमने कहा है, हमने पहले ही बताया आपको कि जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जो सामान्य हमारे जो समस्याएं हैं, उन सामान्य समस्याओं के लिए किया गया पहला प्रयास, जो पहला स्टेप आप उठाते हैं, वो सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ ट्रेंड को जानने की कोशिश करते हैं, कुछ झुकाव, कुछ रुझान को जानने की कोशिश करते हैं। वो सर्वेक्षण अनुसंधान का पार्ट कर्लिंगर ने बताया। कुछ और तरीके से आप अनुसंधान को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, नाम भर जानना जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च, कुछ ऐसे अनुसंधान होते हैं जिनको करने के लिए जो शासकीय संस्थाएं होती हैं, शासकीय संस्थाएं, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो उनको फंड उपलब्ध कराती है। जैसे से तमाम फंड उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं, जैसे आप कहते हैं ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर जो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आप बात करते हैं, सोशल साइंस रिसर्चेज के बारे में बात है, ICSSR है। उसी तरह से ICPR है, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च। और अभी NEP 2020 में कहा गया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है, कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिस संस्था से सभी प्रकार के रिसर्च है, चाहे वो सोशल साइंस के फील्ड में हो, चाहे साइंस के फील्ड में हो, सबको ग्रांट देने की बात कही गई। तो जब कोई ऐसा अनुसंधान जिसको गवर्नमेंट फंड देती है, कुछ मुद्रा, कुछ राशि आवंटित करती है कि आप इस राशि से इस प्रकार की रिसर्च कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अनुसंधान हैं जिसको किसी प्रकार का फंड नहीं मिलता, जिसको ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई NGO, ना ही कोई उसको फंड देता है, तो अनुसंधानकर्ता अपने खुद के फंड से, अपने पैसे, अपना जिसको कहते हैं पेट काट के, या अपनी व्यक्तिगत पूंजी से अगर कोई अनुसंधान को कंडक्ट करता है, तो वो उसका सेल्फ फंडेड रिसर्च आप कह सकते हैं। इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। कुछ ऐसे अनुसंधान होते हैं जो संस्थागत स्तर पर, जैसे आपका विश्वविद्यालय संस्थागत स्तर पर, संस्था के स्तर पर कोई रिसर्च अगर कराता है या कोई रिसर्च करता है, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कहलाता है, जिसको आप संस्थागत रिसर्च कहते हैं। ठीक है। जनरली जो गवर्नमेंट फंडेड रिसर्चेज होती हैं, वो जनरली इंस्टीट्यूशनल रिसर्चेज ही होती हैं। सरकार भी उन्हीं को फंड देती है जो किसी इंस्टीट्यूशन में कार्य करते हैं, है ना, क्योंकि वो उन्हीं से कार्य करके वो पब्लिक फंड का प्रयोग करे, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को वो लेती है, तो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ऐसे कहलाते हैं। कुछ इंडिविजुअल रिसर्चेज होती हैं, व्यक्तिगत भी अनुसंधान कुछ होते हैं, चाहे उसको चाहे तो आप सेल्फ फंडेड कह लीजिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड से रिसर्च करता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्फ फंडेड रिसर्च हो गया, है ना। जैसे आपके विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का, जो विश्वविद्यालय की जो आमदनी है, उस विश्वविद्यालय की आमदनी से कोई रिसर्च कोई विश्वविद्यालय में हो, तो वो उस विश्वविद्यालय के लिए सेल्फ फंडेड रिसर्च होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पूंजी से किसी प्रकार का रिसर्च करता है, तो वो इंडिविजुअल रिसर्च की श्रेणी में आप उसको रख सकते हैं। उसी तरह से ग्रुप रिसर्च हो सकता है, जब कुछ लोग मिलकर के कहें कि हम आपस में मिलकर के इस प्रकार के रिसर्च करेंगे, तो वो उनका ग्रुप रिसर्च की श्रेणी में हो सकता है। तो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप रिसर्च भी, तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप्स भी आप समझ सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेज हैं
जिन रेफरेंसेस से संबंधित आप और भी इससे रिलेटेड और भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें राम आहूजा की किताब रिसर्च मेथड्स, रावत पब्लिकेशन जयपुर से प्रकाशित होता है। एसपी गुप्ता सर की अनुसंधान संदर्शिका है, संप्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि, दादा पुस्तक भवन से प्रकाशित होता है। वाईपी अग्रवाल की पुस्तक है द साइंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, सोर्स बुक, निर्मल बुक एजेंसी कुरुक्षेत्र से प्रकाशित है। एचपी कपिल, अनुसंधान प्रविधियां, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा से। क्रेसवेल, जेडब्ल्यू, एजुकेशनल रिसर्च प्लानिंग कंडक्टिंग इवैल्यूएटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, पियर्सन पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है। ऐसे बॉबी की ऐसे ये कुछ ऑनलाइन रिसर्च, ऑनलाइन सोर्स हैं जिन सोर्सेज से आप चीजों को देख सकते हैं। अब यदि आप लोगों के किसी के कोई प्रश्न हो या कोई बात यदि आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप लोगों का स्वागत है, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। बोलिए। किसी का कोई प्रश्न? नो सर। नो सर।